ला ला, चलो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। देखो दिख रहा है? यस यस सर। सर। क्या है ये? व्हाइट लोटस। लोटस। अब लोटस देखो कितनी जगह यूज होता है ना लोटस। जगह जगह कहाँ यूज होता है लोटस? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इसकी। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, राइट। अगर ब्रह्मा की फोटोग्राफ देखोगे, अगर लक्ष्मी जी की फोटोग्राफ देखोगे, किस पे बैठे हैं वो? लोटस। महात्मा बुद्ध के हेड के ऊपर क्या होता है? लोटस, राइट। तो इसकी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है बेसिकली। क्या है? हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको माइंड में रखना आप, राइट। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैं हमेशा बोलता हूं और ये कहता रहूंगा, और आप सबके अंदर तक चली जानी चाहिए ये बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब भी आप अपनी क्लिनिक पर उतरो, जाए एज ए स्टूडेंट हो आप, तो आपके आपके जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी लड़ाई पर जा रहा हूँ, राइट, वॉर पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास हथियार पूरे होने चाहिए, जो मेरा आर्मर है पूरा होना चाहिए। ऐसे ही कारपेंटर के पास सभी टूल होते हैं, राइट। और अगर कारपेंटर एक ही टूल के साथ आए तो वो सत्यानाश फेर देगा आपके सारे सिस्टम का। सो वो एक कोड भी हम पढ़ते हैं ना कि अगर किसी के पास हैमर है तो उसको सारी प्रॉब्लम नेल की तरह दिखती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी विच यू शुड अटेन, आपके होनी ही चाहिए, जिसमें है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अगर अगर आपकी अप्रोच मल्टी डायमेंशनली है तो आप एक तरह के केसेस देख सकते हो बस, बाकी सब तरह के केसेस आपसे मिस हो जाएंगे। सो अगर आपने वर्सेटाइल बनना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और ये ऐसा नहीं है कि आप मल्टी डायमेंशनल एक सिर्फ अपनी पैथी में हो जाओ और लाइफ में ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। होम्योपैथी है ही वे ऑफ लाइफ। जैसे आप हो वैसी ही होम्योपैथी आप करोगे, ये याद रखना। वैसा ही करोगे आप। सो अगर आपके मन में मल्टी डायमेंशनल है तो आप उसको ट्रस्ट करोगे और मल्टी डायमेंशनली देखना शुरू करोगे चीजों को, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं क्लास में। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। एक कारपेंटर की तरह, जहां जिसकी जरूरत है, तो जहां माइंड की जरूरत है माइंड, जहां फिजिकल की जरूरत है फिजिकल, जहां पैथोलॉजी की जरूरत है पैथोलॉजी, जहां मोडेलिटी की जरूरत है मोडेलिटी, जहां हायर सेल्फ की जरूरत है वहां हायर सेल्फ। हमारे में क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम हर चीज को अप्लाई कर सकें, राइट। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं, जो सीनियर्स हैं उनके लिए ब्रशअप हो जाएगा दोबारा से, और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको जब मैं वहां बैठे देखता हूँ, फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को बेसिकली, हम आप वहीं बैठे हो जहां मैं बैठा था, वही क्लास थी मेरी भी, राइट। तो जब आपका आपके जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे समझ ही नहीं आता होता था कि यार ये क्यों पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये क्या है। बेसिकली एक ही तरह के सिम्टम्स सभी दवाइयों में पड़े हुए हैं, ये कैसे याद रहेंगे? एक पढ़ते थे तो ऐसा लगता था समझ आ गई, या दूसरी पढ़ते थे तो कंफ्यूजन, तीसरी और कंफ्यूजन। तो हमें समझ ही नहीं आती थी कि इसको कैसे समझे, इसकी जरूरत क्या है, राइट। हमें किसी ने समझाया ही नहीं कि इसकी जरूरत क्या है। हमने पढ़ा सिर्फ एग्जाम के लिए, जिसका जो जो बोलते हैं कि जो भरपाई है वो हमने अंत में दी, राइट। कहते हैं ना आखिरी आहुति, वो आखिरी आहुति किसी और की नहीं, हमारी अपनी दी गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको अच्छे से वैसे पढ़ा नहीं, सो दैट हम उसको क्लिनिक में जाके अप्लाई कर सके। सो हम कोशिश करेंगे आज ये जानने की हम कैसे मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हैं विद अ फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच, राइट। सो ए प्रैक्टिकल पॉइंटर बेस्ड गाइड फॉर ए डीप एंड लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग, कि एक बार अगर समझ लिया आपने उसको अच्छे से, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको भूल जाओ, राइट। हाँ, आप इंफॉर्मेशन भूल जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप की नोट भूल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो मेमोरी के इशू है, आप जितने ब्रश अप करते रहोगे, जितनी बार उसको रिवाइज करते रहोगे, वो आता रहेगा। पर मेन चीज है, जो क्रक्स है किसी रेमेडी का, एक बार आपने वो समझ लिया,
अच्छे से समझ लिया, उसको रिलेट करके समझ लिया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो फिर स्काई इज द लिमिट, आपको दोबारा से कभी नहीं करना पड़ेगा, राइट? फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू मास्टर दिस, राइट? सो मास्टर कैसे कर सकते हैं कि सिंपल सिम्टम बेस्ड जो रट्टाफिकेशन है वहां से जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, जिसे एज ए होल समझना है, वहां तक हम जा सके, राइट? और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लांट की स्टोरी का है, उसके ओरिजिन का है, राइट? उसके हैबिटेट क्या है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, कैसी सॉइल है, कैसे ग्रो करता है, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर में जो प्लांट्स लगे हैं, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को धूप कम चाहिए, किसी को धूप ज्यादा चाहिए, कोई पानी के बिना ग्रो कर रहा है, राइट? आप देखोगे वो सभी में वेरिएशंस हैं, वो सारी की सारी वेरिएशन ट्रेवल करती हैं डीपर सेंस में, राइट? और दूसरी तरफ वीड होती हैं। वीड क्या होती है? वीड क्या होती है? वीड वीड अगदी Unwanted plants. अनवांटेड प्लांट्स। मेरा फ्लावर का प्लांट था, मैं 2 दिन, मुझे कहा बारिश पड़ी, पानी क्या डालना मैंने, जब मैं गया तो वो पूरा काला हुआ पड़ा। मैं ऊपर जब चढ़ा, स्टेयर लगा के, वो हैंगिंग है, तो उसमें देखा कि एक ना वीड उगी हुई है, वो खा गई सारा का सारा। अब देखो, वीड को कुछ नहीं चाहिए, ना केयर चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं करना, वो अपने आप ग्रो करती है। और प्लांट की आपको इतनी फिक्र करनी पड़ती है, वो फिर जाके ग्रो करता है, नहीं तो मर जाता है। ऐसा ही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ का। ऑल द अनवांटेड इन द लाइफ, जिस जो बहुत लो लेवल की हैं, जो काम की नहीं है, वो बहुत जल्दी आएंगी आपकी लाइफ में और बहुत जल्दी से ग्रो करेंगी। पर जो बेस्ट पार्ट्स होते हैं, जो बेस्ट क्वालिटीज होती हैं फॉर बीइंग ए होम्योपैथ और बीइंग ए गुड पर्सन, उनको आपको सींचना पड़ेगा, उनको आपको रोज पानी देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी, उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा कि वो गिर ना जाए, राइट? सो इसको आप अपनी लाइफ में एक लेसन की तरह रख सकते हो। प्लांट की स्टोरी में से मेरे को बात है कि इसको आप लेसन की तरह रख सकते हो। कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसे ही फ्लो कर रही है, बिना एक किसी फ्लड गेट की तरह, उसको हमेशा कंसिडर करो कि कुछ बुरा ना होने वाला हो, राइट? सो कैसे कर सकते हैं? हम पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। किसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? उसकी मॉर्फोलॉजी को। ट्री है कि श्रब है, क्रीपर है कि रूट है, राइट? हम प्लांट का कौन सा हिस्सा यूटिलाइज कर रहे हैं? अब जैसे फिर मैंने अभी एग्जांपल दिया, नक्सवामिका एंड इग्निशिया, सेम फैमिली, सेम है सब कुछ, एल्कोलॉइड भी सेम है, दोनों में स्ट्रिचनियम है, राइट? दोनों में ब्रुसीन है, मगर तीसरा एल्कोलॉइड का फर्क है इग्निशिया में। मगर जो इग्निशिया का प्लांट है बेसिकली, वो वाइन है बेसिकली, जो एज ए क्रीपर है, जिसको सपोर्ट की जरूरत है। जबकि ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी तरफ का प्लांट, नक्सवामी का प्लांट है, वो इतना हार्श है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो वर्स से वर्स कंडीशन में ग्रो कर जाएगा, और आप उसकी जो वुड है उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो इतनी ज्यादा हार्ड है। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके ट्रेवल करती है पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी में। ऐसे ही नक्स स्वामी का पेशेंट ऑब्स्टिनेट है, हार्ड है, आर्डेंट है, राइट? जबकि इग्निशिया हिस्टेरिकल है, सेंसिटिव है, डिपेंडेंट है। ये सारे सिम्टम्स हैं उसमें। देखो, नक्सवामिका में, अगर आप नक्सवामिका के प्लांट को अंडरस्टैंड करोगे, नक्सवामिका के प्लांट में कोई भी फ्लावर्स और सेंट और फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, प्लांट क्या करता है, फ्लावर क्रिएट करता है फॉर द पॉलिनेटर्स। नक्सवामिका के प्लांट में कोई फ्लावरिंग ऐसी नहीं है, छोटा सा फ्लावर है, कोई भी कलरफुल फ्लावर नहीं है जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करे, है ही नहीं। कोई सेंट नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करे। इट इज प्योर बेस मैकेनिकल, कि उसका सीड ही ऐसा है जो हार्श कंडीशन में सरवाइव करता है, उसी में उसका सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसा ही उसका पेशेंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, नो फ्लावरिंग, नो इसेंस, नो फ्रेग्रेंस, बेसिकली जो लाइफ की, जो उसका जो सेकंड फेमिनिन पार्ट होता है, वो एब्सेंट मिलेगा आपको बिल्कुल भी, राइट? तो फ्लावरिंग नहीं मिलेगी आपको नक्सवामिका में। इसीलिए हम नक्सवामिका में क्या पढ़ते हैं, जेलस, एंग्री, वेरी इरिटेबल, वेरी रिएक्टिव, राइट, वेरी हार्श, कॉन्ट्रडिक्टरी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वो सारी की सारी पर्सनैलिटी है उसमें। सो हम समझ सकते हैं उसको ऐसे भी, राइट?
देन हम पूछ सकते हैं कि वेयर वो कहाँ ग्रो करता है। वो हार्श एरिया में ग्रो कर रहा है, कैसी सॉइल में ग्रो कर रहा है, स्वैम्प्स में है, फॉरेस्ट में है, माउंटेन में। जैसे प्लांट, हम एक रेमेडी पढ़ेंगे प्लांट में, कोका, राइट। अब वो ग्रो ही माउंटेन्स में करती है, और रेमेडी भी माउंटेनियर्स की है वो, राइट। और वो प्लांट को वो रेगुलर यूज करते हैं, जो वो शेरपाज होते हैं, वो गर्म पानी में डाल के वो अपने पास रखते हैं, उसी को पीते हैं। अब उसकी क्वालिटी है, वो स्टेमिना इंक्रीज करती है। और हमारी अगर रेमेडी कोका पढ़ोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीचिंग द हाइट्स, राइट, बोथ एट द फिजिकल एंड द मेंटल लेवल। तो फिजिकली स्टेमिना, जिसमें ट्रैक करके ऊपर जाना, ज्यादा चलना, उस रेमेडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा चलना चाहता है। और माइंड में भी पीक पे जाना चाहता है, राइट, टॉप पे जाना चाहता है। वो है उस रेमेडी में। ऐसे कितने सब रेमेडीज में आपको ऐसे मिल जाएगा, राइट। उसके बाद उसका बिहेवियर, कि वो डेलिकेट है कि डिफेंसिव है, कैसा है, राइट। क्या वो इनवाइट कर रहा है या रिपेल कर रहा है? जैसे इनविटेशन, जितने भी प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग्स होती है, इसेंस होता है, जैसे हमने सेम्ब्यूल पढ़ा, वो इनवाइट करता है, राइट। पर नक्स vomica रिपेल करता है। नक्स vomica का पूरा प्लांट और जो ट्री है, वो रिपेल करता है पॉलिनेटर्स को। सिर्फ कुछ पॉलिनेटर्स हैं जो उसके पास उसको बियर कर सकते हैं, जैसे क्रो उसके सीड को बियर कर सकता है, ऐसे ही एक और है, उसके अलावा कोई नहीं है, जो खाएगा मरेगा, राइट। मगर हमने जब सैम्ब्यूल पढ़ी थी, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें फ्रेग्रेंस थी, राइट। उसमें एक वो थी, सेडक्टिव पार्ट था उसका, जो नॉर्मली फ्लावर्स में होता है, बीज और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि उस प्लांट में है कि नहीं है। हाँ, हाँ बच्चे। सर आपने कहा कि जैसे नक्स वोमिका के जो फ्लावर्स होते हैं, ना तो वो मतलब उसके फ्लावर्स ना एरोमेटिक होते हैं, ना कलरफुल होते हैं, ताकि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे। बट नक्स वोमिका के पेशेंट्स डिवॉचर्स भी तो होते हैं जिनका एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स होता है। तो ये वाला हम्म, पॉइंट कैसे कोरिलेट होगा सर? नहीं नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी। जब हम नक्सवामी का करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो उसकी अदर साइड है, राइट। जो उसका केमिकल है, उसमें केमिकल स्टिचनियम के साथ ब्यूसीन है। वो जो अदर पार्ट है, उसको वो एग्जॉशन में लेके जाता है। देन उस एग्जॉशन को ओवरकम करने के लिए उसको स्टिमुलेंट चाहिए। सो शराब, सिगरेट, वुमेन, ये सब स्टिमुलेंट है नक्सवामिका के लिए। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ। तो हमने सारा रिलेट नहीं करना है इसमें, जबरदस्ती नहीं करनी है। हमने देखना है कि वो कौन सा फ्लो है प्लांट का, जो उसकी नेचर में अपने आप आ रहा है। उसमें हमें लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा ओपन होकर उसको पढ़ोगे, तो आपको वो दिखने लग जाएगा कि हाँ, ये उस चीज में है, राइट। जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, कि अगर आप कैक्टेसी फैमिली को, या कैक्टस, आपकी आपके है उसमें मटेरिया में कैक्टस, तो बात करें, नहीं तो ना करें। नो सर, अभी तक तो कोई भी नहीं अभी थी। नहीं है, चलो चलो, कोई बात नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बिहेवियर को समझें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, राइट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोई भी एनिमल, राइट, देखो हम क्या है, हम रोजमर्रा डेली क्या करते हैं, हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वाइव कैसे करना। हम क्या बोलते हैं एनिमल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप जंगल में देखो, आप एनिमल वो प्लेनेट लगा लो, तो क्या होता है, रोज का सर्वाइवल है उसका, रोज का। जहां वो आज खाएगा, जहां वो खाया जाएगा, है कि नहीं, ऐसा ही है ना। तो कोई चीज कैसे सरवाइव करती है, कोई एनिमल कैसे सरवाइव करता है, कोई प्लांट कैसे सरवाइव करता है, उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है। वो सर्वाइवल मैकेनिज्म उसकी जान है, वो उसकी सोल का पार्ट है, उसकी बीइंग का पार्ट है। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम कैसे सरवाइव करते हैं, हम ह्यूमंस, इनपुट दो अपने सभी। सर फूड, शेल्टर। फूड, पर फूड तो एनिमल भी खाता है, प्लांट भी लेता है, शेल्टर उसको भी चाहिए। देखो, अगर आज ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, सभी आपको क्लास में बुलाना बंद कर दें, क्या होएगा?
खाना भी है, शेल्टर भी है, सब कुछ है, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ऐसे लगने लगेगा जिंदगी कुछ नहीं रहेगी, कोई मुझे बुला ही नहीं रहा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई मुझे बात ही नहीं कर रहा मेरे से, राइट? तो इसी के लिए हमने बनाई है सोसाइटी, इसी के लिए हमने बनाए हैं सर्कल्स, इसी के लिए किटी पार्टीज और फंक्शंस और सब कुछ, वो एक ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, राइट? तो ये ह्यूमन की स्ट्रेटेजी है टू फॉर्म ए सोसाइटी एंड ग्रुप, सो दैट वो जंगली जानवर से भी दूर रहे और एक एक हेल्दी इन्वायरमेंट जिसमें वो उसको अफेक्शन भी मिले, प्यार भी मिले, लव भी मिले, केयर भी मिले और प्रोटेक्शन भी मिले। ये ह्यूमन का जब भी ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्टार्टिंग में डेवलप हुए जब ह्यूमन होमोसेपियंस, ये सोसाइटी आनी शुरू हुई उनमें, राइट? उनके पीछे ये कारण है। तो देखो ये हमारा बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है हमारा। तो अगर हमने घर भी लेना, हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो गेटेड हो, राइट? प्लांट्स लगे होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये फैसिलिटी, ये हमारे बेसिक, तो ये हमारी सोल का पार्ट है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको सभी मैमल रेमेडीज, जितनी भी मैमल से रेमेडीज बनती हैं, वो सब में मिलेंगे आपको, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। सर्वाइवल स्ट्रेटेजी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो है, यार मैं हमेशा भूल जाना था नाम, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इज नॉट डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इज मच मोर डीपर देन दैट, राइट? अगर किसी प्लांट में थॉर्न्स हैं तो वो किसी कारण से, राइट? अगर कोई एनिमल एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है, उसके कारण है, राइट? जैसे आप एक रेमेडी पढ़ोगे, चॉकलेट, राइट? चॉकलेट जब रेमेडी पढ़ोगे उसमें एक डिल्यूजन आता है, एक परसेप्शन है पेशेंट की, आई एम ए हेज हॉक, राइट? अब बड़ी स्ट्रेंज बात है कि प्रूवर को ये लग रहा है कि हेज हॉक हूं मैं, मगर जब हेजहॉग को पढ़ोगे तो उसमें क्या निकल के आता है कि हेजहॉग अपने उसकी हेजहॉग जो कांटे वाला जानवर होता है ना, उसको बोलते हैं हेजहॉग। आप सर्च करके देख लेना गूगल करके। तो उसकी एक साइड बड़ी सॉफ्ट है, तो जब वो बच्चे के साथ होता है तो वो अपनी सॉफ्ट साइड रखता है, जब कोई अटैक करेगा तो वो कांटे वाली साइड रखेगा और कांटे चुभ जाते हैं। तो इसलिए ये उसको नेचर ने प्रोटेक्शन दी हुई है। मगर उसी बच्चे को थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो सडनली ये दूसरी साइड दे देता है, सडनली, राइट? तो वो बच्चा क्या फील करता है कि यार अभी तो सब कुछ था, अभी सब खत्म हो गया, ये हुआ क्या? अब ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है उस एनिमल का। अगर ये उस रेमेडी में एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब ये उस रेमेडी का सोल पार्ट होएगा। अगर आप चॉकलेट को पढ़ोगे आपको उसमें यही मिलेगा सारा का सारा, कि जहां पर एलिमेंट्स फ्रॉम लव सिक, जो प्यार मिल रहा था वो चला गया, उसके बाद प्रॉब्लम आई थी, तो रेमेडीज चॉकलेट एंड चॉकलेट वी यूज फॉर द लव्ड वन। हमने अपने जिसको प्यार करते हैं, अगर उसको कुछ एक्सप्रेस करना है तो हम चॉकलेट देते हैं। तो ये जो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, राइट? कि क्या सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। तो कभी भी आप कोई रेमेडी पढ़ते हो, अगर आप उसका सोर्स पढ़ते हो तो जरूर देखो कि इसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है, ये करता क्या है, राइट? बचने के लिए। क्यों? बिकॉज द प्लांट लाइफ स्ट्रेटेजी मिरर्स इट्स मेडिसिनल सिग्नेचर इन द ह्यूमन बीइंग। क्यों जरूरी है ये? बिकॉज द प्लांट्स लाइफ स्ट्रेटेजी, यहाँ पर मैं सिर्फ प्लांट लिख रहा हूं, पर प्लांट की मतलब ये प्लांट नहीं, एनिमल, मिनरल, इम्पॉन्ड्रीबिलिया, सभी के सभी, राइट? सो जो उनकी लाइफ स्ट्रेटेजी रहेगी वो मिरर करेगी उनके मेडिसिनल सिग्नेचर को इन द ह्यूमन बीइंग। तो आप उसको ऐसे कह सकते हो, इट इज द बिब्लियोग्राफी ऑफ द रेमेडी, जो उनकी सर्वाइवल मैकेनिज्म, राइट? सो जब भी आप देखोगे तो आपको वो चीज मिलेगी, राइट? जैसे फिर एग्जांपल नक्सवामिका का दे देता हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा हुआ है तो वो रिलेट कर पाएंगे कि नक्सवामिका का जो बेसिकली सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है उसकी, उसके बचने का तरीका क्या है कि अगर उसको हर्बीवोरस ना खाएं, उसका तरीका है कि वो सीड ऐसा बनाए जो इतना पॉइजनस है कि वो मौत ले आएगा उसको, राइट? कैसे मरेगा? कन्वर्जन एंड ऑल दैट, ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। यही रिफ्लेक्ट हो रही है सारी के सारे नक्सवामिका में, बिल्कुल सेम। उसमें वैसे ही कन्वर्जन है, वैसे ही स्पाज्म्स हैं, वैसे ही कॉन्शियसनेस है, वैसे ही सेंसिटिविटी टू लाइट है, वैसे ही सब कुछ है, सारे के सारे सिम्टम जो उसके। सो आप किसको लो कि इट इज ए बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ द रेमेडी, बिब्लियोग्राफी कही जा रहा हूं, बायोग्राफी ऑफ द रेमेडी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
अनदर पार्ट जिसके बारे में सीनियर्स ने भी डिस्कस किया, दैट इज एक्सप्लोर हिज केमिस्ट्री, इट्स नेचर्स लैंग्वेज। सो केमिस्ट्री क्या है, जो उसके केमिकल्स क्या है, वो नेचर की लैंग्वेज है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं अभी ना, उनको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसमें, मगर अगर आप थोड़ा सा उसका जो बेसिक जहां से वो बनती है सिर्फ उतना भी जान लो, तो वो जो रेमेडी है वो आपको समझ आने लगेगी, राइट। कुछ भी जब आप पढ़ो उसके बैकग्राउंड में जाओ, जैसे इग्निशिया है, इग्निशिया को क्या बोलते हैं, सेंट, क्या बोलते हैं, क्या नाम यूज करते हैं इग्निशिया का, सेंट, बोलो। Saint Ignatius Bean. हाँ, अब ये क्यों कहते हैं इसको, इसके पीछे स्टोरी है, पीछे सेंट की स्टोरी है, एक ऐसे राजा की स्टोरी है जो बहुत रूथलेस था, लड़ाइयां की, जीता, सब कुछ किया, एंड में लगा कि कोई फायदा नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, गॉन इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी, और वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट हो गया, जिसमें उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस आ गई और सब कुछ चेंज हो गया, सारा का सारा एक डेप्थ आ गई। और पहले कैसा था वो, पहले एग्रेसर था और सारे के सारे उसकी वो नेचर का पार्ट था, वही थे। और वहां से वो क्रिश्चियनिटी में गए, और वहीं से वो ये प्लांट लेके आए वहां पर, कौन सी आ, नाम भूल गया मुझे कंट्री का, राइट, वहां पर इस प्लांट को लेके आए और वहां ग्रो किया, जहां से, इसलिए इसको ये नाम बोलते हैं, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में जाना शुरू करोगे, और वहीं से आपको पता लगने लग जाएगा कि नक्सवामिका और इग्निशिया बिलोंग्स टू सेम फैमिली, पर एक एग्रेशन बाहर निकालता है, दूसरा एग्रेशन अंदर लेके आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे की जो स्टोरी है, वो इग्निशिया की जो स्टोरी है उस प्लांट के साथ जो रिलेटेड उस संत की स्टोरी है, उससे मैच करती है। और इसीलिए अगर ये नाम रखा गया, उसके पीछे कारण था, यही कारण था। इनवर्ड जर्नी को एक्सप्रेस करती है इग्निशिया, और इनवर्ड जर्नी की सारी बात है उस संत की पूरी लाइफ जो स्टोरी थी उसमें। अगर आप कहोगे तो किसी वक्त मैं आपको वो स्टोरी सारी सुना दूंगा कि वो क्या था। सो इसीलिए जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केमिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एवरी एल्कलॉइड इज ए सेंटेंस इन द प्लांट्स ऑटोबायोग्राफी। जो कोई भी एल्कलॉइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रीड दैट। एक बार आपने उसको पढ़ लिया, आप उसको दोबारा से कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, राइट। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होएगी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी कि इस रेमेडी में, फॉर एग्जांपल अगर जिलसीमियम में पैरालिसिस है और नक्सवामिका में पैरालिसिस है, तो नक्सवामिका में आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसा पैरालिसिस होएगा, उसका पैरालिसिस स्पैज्मोडिक होएगा, जलसीमियम में फ्लैसिड होएगा, राइट। वो उसका जो केमिकल है वही डिटरमिन कर रहा है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एल्कोलॉइड इज अ सेंटेंस इन द प्लांट्स ऑटोबायोग्राफी। आइडेंटिफाई द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि उसमें एल्कोलॉइड कौन सा है, ग्लाइकोसाइड्स, राइसिन्स, एसिड्स, सैपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये हमने सबने पढ़े हैं अभी सीनियर्स ने। तो फर्स्ट ईयर के लिए इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर उसका जो बेसिक है वो जरूर रेफर किया करो कि कौन सा है। सो कोरिलेट केमिस्ट्री विद द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, कि वो रेमेडी करती क्या है, जैसे हमने क्रेटिगस में पढ़ा था कि वो क्या करती है, राइट। जहां हमने टर्मिनल अर्जुना में पढ़ा था वो क्या करती है, तो इट एक्ट एज ए स्टिमुलेंट। तो कुछ रेमेडीज थी जो एज ए डिप्रेसेंट काम करती हैं, कुछ एंटी स्पाज्मोडिक काम करती हैं, जो उसका केमिकल इफेक्ट है, उसका रोल है, तो आपको वो पता होना चाहिए, राइट। देन उसकी थेरेपेटिक विंडो भी पता होनी चाहिए कि लो डोज में मेडिसिन है पर हाई डोज में पॉइजन है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने किस में डिस्कस किया था, चेलिडोनियम, कि चेलिडोनियम कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी है क्यू में, बिकॉज इट एक्ट एज ए पॉइजन, क्योंकि वो स्पैजम्स क्रिएट करती है। अब ये उसके एल्कोलॉइड की क्वालिटी है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप यूज करोगे उसको। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके कंपोजिशन को समझें। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज के साथ लिखा है क्यों। केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स व्हाई द रेमेडी एक्ट्स, व्हाई डज इट कनेक्ट मटीरिया मेडिका with pharmacology, pathology and organ specific effect, because every remedy had its ground। हर दवा का एक अपनी जगह है,
उसको समझने के लिए केमिकल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं जो उसके टारगेट ऑर्गन्स हैं। टारगेट इंपॉर्टेंट बहुत है। सो हर दवा का घर है, हर दवा का, राइट। और वो घर कुछ ऐसे ही नहीं है, उसी केमिकल के एक्सप्रेशन कहाँ हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज कैक्टस ही है, कैक्टस प्लांट है, राइट। अब कैक्टस प्लांट का सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है। कैक्टस जो प्लांट है, आपने देखा होगा उसको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो वो करता क्या है, जब आप उसको पानी दोगे, जब उसको पानी मिलेगा, वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। स्टोर करके वो क्या करता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। अब जैसे जैसे वो पानी को यूज करेगा, वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये कैक्टस की जो फैमिली के सभी प्लांट्स हैं, उनका सोल है, उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसीलिए जब कैक्टस पढ़ोगे बच्चों आप, तो उसमें पहली चीज क्या मिलेगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सो अगर कैक्टस के केमिकल ने, कैक्टस की एनर्जी ने बॉडी पर कहीं काम करना है, बॉडी में जाकर, तो वो बोन्स में थोड़ी ना करेगी। बोन्स को ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ना रिलैक्स कर सकती है, राइट। किसको करेगी जाके, वो ऐसे ऑर्गन्स पे काम करेगी जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और जिनको रिलैक्स किया जा सकता है। इसलिए वो लंग्स में काम करेगी, उसमें टाइटनेस लेके आएगी और रिलैक्सेशन लेके आएगी। वो हार्ट पे काम करेगी, उसमें टाइटनेस लेके आएगी, उसको रिलैक्स करेगी। सो हर केमिकल का टारगेट ऑर्गन है, और वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा केमिकल है, उसके हिसाब से, राइट। अगर कोई रेमेडी हेमोरेजिक है, तो वो ब्लड पे जाके काम करेगी, वेस्कुलर सिस्टम में काम करेगी, वो उसका टारगेट ऑर्गन है। सो रेमेडी डज नॉट गो एवरीवेयर। ये नहीं है कि कोई रेमेडी अंदर गई तो सब जगह काम करने लग जाएगी, नो। उसका स्पेसिफिक घर है हमारी बॉडी में, वो घर जानना जरूरी है। तो जब भी आप दवा पढ़ो, तो देखो कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, इसका घर क्या है, राइट। एक बार आपको वो समझ आ गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो समझने में भी हेल्प करेगा आपको, राइट। जैसे सीकल कॉर आएगी, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो विच ऑर्गन्स आर मोस्टली इफेक्टेड, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है। कैसी पैथोलॉजी कॉज करता है, इन्फ्लामेटरी है, डिजेनरेटिव है, स्पैजम्स है, पैरालिसिस है, राइट। ये सारे के सारे जो हैं, एक्यूट है कि क्रॉनिक एक्शन है, फास्ट करती है, स्लो करती है, राइट। तो ये सारा उसी से डिटरमिन होता है। सो अगर कोई एल्कोलॉइड बहुत फास्ट है, वो रेमेडी भी फास्ट होने वाली है। कोई एल्कोलॉइड स्लो है, वो रेमेडी भी स्लो होने वाली है, राइट। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है उसका। क्यों जरूरी है, बिकॉज यू कांट प्रिस्क्राइब वाइजली इफ यू डोंट नो वेयर द रेमेडी लिव्स इनसाइड द बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंथेरिस बॉडी में जाएगी, तो वो कहाँ काम करेगी, वो कहाँ जाके इफेक्ट देने वाली है। अगर बेलेडोना बॉडी में जाएगी तो वो क्या करने वाली है, अगर फॉस्फोरस जाएगी क्या करने वाली है, राइट। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे जाके। देन कम द मेंटल एंड द इमोशनल पार्ट जो है, राइट। वो वाला वर्ल्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ द बॉडी इज द सॉइल, अगर जो शरीर मिट्टी हम उसको बोलते हैं, तो उसका जो फूल है, उस सॉइल में जो फूल उगता है, वो उसका माइंड है। माइंड में कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी, इमोशंस भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ऐसे लेके चलो, ये उसका फूल है बेसिकली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, वो कंट्रोलिंग है, वो फियरफुल है, वो डिटैच्ड है, वो वायलेंट है, वो गिल्टी है, वो कम्पिटेटिव है, कैसा है वो, ये भी उसके सोर्स से कनेक्टेड मिलेगा आपको, राइट। उसका कोर इमोशन क्या है उस पेशेंट का, राइट। उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है, क्या वो सरवाइव करता है बाय अग्रेसिवली गोइंग फॉरवर्ड, कि कोई नहीं मैं देख लूंगा क्या करना है, जहां वो सरवाइव करता है बाय गोइंग बैक इनटू देयर होम, की नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, लाइक ए कैलकेरियन। तो उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसमें सेपरेशन है, विड्रॉल है, एग्रेशन है, मैनिपुलेशन है, डिटैचमेंट है, ओवर कंपनसेशन है, क्या है। सो मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, because the mental emotional core often decide the prescription in the chronic disease. This is where the soul of the remedy exists. यहाँ पर जो रेमेडी की सोल है वो एग्जिस्ट करती है। मैंने ये पिक्चर कहाँ लगाई है, ये ना पिक्चर जरूर देखना है, एक मूवी है सोल, देखिए किसी ने इसकी। यस सर, मैंने देखी है, बहुत मजेदार थी। बहुत सही मूवी है ये, बहुत मजा आया मेरे को ये मूवी देख के। ये देखना जरूर, बहुत अच्छी मूवी है सोल।
राइट? सो मेंटल। देन उसके बाद सर्वाइवल थीम हमने लिख दिया, लुक फॉर द सिंबॉलिक सर्वाइवल थीम, व्हाट इज द लाइफ फिलॉसफी ऑफ द रेमेडी, उसकी फिलॉसफी क्या है दवा की, जैसे फॉर एग्जांपल उसका एटीट्यूड क्या है, राइट? रेमेडी का, व्हाट इज द रेमेडी एटीट्यूड। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है द ओनली द स्ट्रांग विल सर्वाइव, राइट? लाइक नक्सवामी का क्या कहेगा कि जो फॉर एग्जांपल जो झुकेगा नहीं वही चलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले पेड़ कौन सा कटता है, वो पेड़ जो सबसे सीधा है। टेढ़े पेड़ कभी नहीं कटते, उनके ना सोफा बनेगा, उसका कुछ नहीं बनेगा, सबसे सीधा पेड़ सबसे पहला कटता है वो। लाइफ में भी ऐसे ही है, सीधा बंदा जो होएगा वो सबसे पहले कटता है वो, राइट? तो ये भी उसकी सोच हो सकती है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ। सो ही मस्ट प्लीज टू बी लव्ड, ऐसा हो सकता है वो, राइट? इफ आई लूज कंट्रोल आई डाई, अगर मेरा कंट्रोल खत्म हो गया मर जाऊंगा मैं क्या करूंगा? आई एम नॉट इनफ, द वर्ल्ड इज डेंजरस। तो ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली, ये कहीं ना कहीं उस रेमेडी के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपको रेमेडी में भी दिखेंगे, ये आपको पेशेंट में भी दिखेंगे, ये आपको ओवरऑल एनिमल प्लांट मिनरल के सर्वाइवल मैकेनिज्म में भी दिखेंगे। जैसे कि ट्रीज विद द थॉर्न्स जो होंगे वो आपको देखेंगे, अगर जब आप रेमेडीज पढ़ोगे वो बहुत गार्डेड पर्सनैलिटीज हैं सारे के सारे। जो क्रीपर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो पॉइजनस हैं वो वायलेंट हैं, और डीप सेंसिटिविटी। जो बिटर हैं वो बेसिकली ट्रस्ट इज ब्रोकन, लाइफ इज सफरिंग। इसीलिए जो कुनीन है चाइना बिटर, उसमें रुब्रिक क्या पढ़ते हैं हम? डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, ये पढ़ते हैं परसिक्यूटेड टॉर्मेंटेड, राइट? सो बिटर्स में लाइफ इज सफरिंग, ट्रस्ट जो है वो ब्रोकन। सो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंबलिज्म हेल्प यू टू रिमेंबर रेमेडीज इमोशनली एंड मेटाफोरिकली ऑल्सो, which is the most powerful than memorizing only the symptoms of the rubric। इसीलिए अगर इस तरह से आप दवा को समझोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दवा पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको रट्टा नहीं, उसको याद नहीं किया हुआ, उसको समझा हुआ है, राइट? उसके बाद क्या आता है? कंपेयर करना और कंट्रास्ट। सो अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी दवा में क्या नहीं है तो आप इनकम्प्लीट जानते हो। सो यू डोंट नो ए रेमेडी अंटिल यू नो व्हाट इट इज नॉट, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बारे में आपने जानना है तो मैं क्या नहीं हूं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इसीलिए कंपेयर करना और कंट्रास्ट के में पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडी को। सो कंपेयर विद द रेमेडीज ऑफ द सेम फैमिली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इग्निशिया और नक्सवामी का, सेम एल्कोलॉइड सेम फैमिली बट डिफरेंट रिएक्शंस, राइट? सो रेमेडीज विद द सेम फैमिली, रेमेडीज विद द सिमिलर पैथोलॉजीज, रेमेडीज विद द ऑपोजिट स्ट्रेटजीज, राइट? सो हम क्या पूछेंगे अपने आप को कि इस रेमेडी में यूनिक क्या है, राइट? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाकी रेमेडी से? अगर ये क्वेरी क्रिएट करेंगे, यार इस रेमेडी में ऐसा क्या है जो और कहीं नहीं है, when we get this, हम उस रेमेडी के बारे में अच्छे से जानना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वही है उसको जो डिफरेंशिएट करती है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज द सोल ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग। विदाउट दिस जो रिपर्टरी है, रूब्रिक्स है, वो ट्रैप बन जाएंगे आपके, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए नैश बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़नी जब आप पढ़ो, क्योंकि नैश डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी देते हैं, राइट? एलन के साथ। देन उसको कनेक्ट करना विद द ट्रेडिशनल एंड द माइथोलॉजिकल विजडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियंट विजडम जो है, फॉर एग्जांपल हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी चीज को, जो उन्होंने छोटे छोटे टोटके बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं बने हुए, वो टाइमलेस ट्रुथ्स हैं वो, राइट? अगर उसमें कुछ लिखा है, अगर उसने कहा है कि ये चीज ऐसे खाओ ऐसे हो जाता है, वो होता है। उसके पीछे कारण है। जैसे मैंने क्लास में बहुत बार एग्जांपल दिया एक चीज का, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता कि मेरे बच्चे की खांसी नहीं ठीक हो रही और मैंने इसको सारी दवाइयां दे दी, मैंने इंजन का पानी भी दे दिया। अब मुझे समझ नहीं आया ये इंजन का पानी का क्या लॉजिक हुआ। देन आई केम टू नो कि पुराने टाइम में पुराने बुजुर्ग वूपिंग कफ में इंजन का पानी देते थे, क्योंकि तब इंजन होते थे स्टीम इंजन, जिसमें क्या होता था, उसको क्या बोलते हैं, बॉयलर। बॉयलर बना होता है कॉपर से। अब जब पानी उसमें गर्म होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें कॉपर के कंटेंट्स आ जाएंगे,
और कॉपर क्या करता है, इट इज द की रेमेडी फॉर वूपिंग कफ। तो वो जो एशियंट हैं वो ये जानते थे। तो किसी से सुन लेना, किसी की समझ लेना, किसी की बात को रख लेना, ऐसा ही नहीं कभी भी कह देना कि ये यार पुरानी धक्यानुसी बातें कि ये करो तो ये होता है, ये करो तो ये होता है, ये खाओगे तो ऐसे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखो इस चीज को कि क्या क्या बोला हुआ है। सो एशियन नॉलेज ऑफन कैरीज द टाइमलेस ट्रुथ। सो कभी भी आप उसके जो ट्रेडिशनल हैं, जो माइथोलॉजिकल विजडम्स हैं, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसकी, उसको कभी भी मत करो उसको साइड पर, राइट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जितनी भी माइथोलॉजिकल है। तो अगर आप देखोगे तो पुराने, फॉर एग्जाम्पल, जो रूट बीपी के लिए यूज होती थी उसी से अब मेडिसिन बनी बनी हुई है, और वही आप भी यूज कर रहे हो रोबोल्फिया के शेप में। सो वो ओल्ड विजडम है। So the traditional system often hold the intuitive wisdom about the plant nature and use. Also help you to build culture and historical sensitivity. आपको भी पता लगेगा कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो किस डेप्थ तक सोचते थे, राइट। कैसे पता लगा उनको कि कोका ये करता है, कैसे पता लगा, कैसे पता लगा उनको कि इंजन के पानी से यार वूपिंग कफ ठीक हो जाती, कैसे पता लगा। ऐसी अंत चीजें हैं, राइट। सो आपको हमेशा उस प्लांट के बारे में सर्च करना चाहिए गूगल में जाके कि ये प्लांट ट्रेडिशनली कहाँ यूज होता था, इस प्लांट के साथ कोई माइथोलॉजी है क्या। जैसे एकोनाइट पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल आप, अब एकोनाइटम एक बेसिकली एक पहाड़ी है जहां से वो प्लांट होता है, उसके नाम से वहां पर आई है। और जो, अगर आप उसकी माइथोलॉजी में जाओगे, ग्रीक मैथोलॉजी में, जो नर्क का, हेल का द्वार है, उसको गार्ड करने वाला जो डॉग है, उसके 3 मुंह हैं, बड़े बड़े दांत हैं, उसका नाम एकोनाइट है उसका। तो वो किसको गार्ड कर रहा है, द डोर ऑफ हेल, मतलब डेथ। अब देखो इस दवा में अगर आप देखोगे तो क्या भरा पड़ा है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, कि बिल्कुल मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, इतना ज्यादा डर। और जो माइथोलॉजी है उसमें वही डर है, वही डॉग है, और वही उसको किसको गार्ड कर रहा है, हेल को, जहां पर मरने के बाद जाना है, मैंने जाना है, राइट। वो वाली जो स्टेट है। तो आप एक बार भी देखना शुरू करोगे, आपको वो सारे कनेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। देन यू विल नो कि यार हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कैसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम कैसे देख सकते हैं। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट कॉपी, क्रिएट। अपनी पर्सनल नोटबुक बनाओ, जैसे आप फर्स्ट ईयर वाले हो, राइट। तो इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, वृंदावन रोड नहीं, माल रोड के पास, माल रोड भी नहीं, सिमिट्री रोड, वहां पर एक है, वहां पर आपको ना वो एक डायरी मिल जाएगी। नहीं, वो मेरी क्लिनिक पर ही पड़ी है डायरी, उसमें इंडेक्स है। तो जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हो उसमें लिखना शुरू करो। रैंडमली मत लिखो, वो रैंडमली लिखा हुआ वो गुमने वाला है। और ये भी मत सोचो कि आपको याद रहेगा, वो भूल जाएगा। सो आप एक इंडेक्स वाली डायरी लो, मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। उस डायरी में कुछ भी रेमेडी पढ़ो, उस रेमेडी के नाम के अंडर वो सिम्टम लिखो। फिर दूसरे इंडेक्स में उसके ऑर्गन में जाओ, उसमें वो लिखो। फॉर एग्जांपल आपको किसी रेमेडी का हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट मिला कि फॉर एग्जांपल मेनियंथस में बहुत जोर से दबाने से हेडेक ठीक होती है, तो आपने एच में गए, हेडेक के अंदर लिखा कि हार्ड, वेरी हार्ड प्रेशर एमेलियोरेट मेनियंथस। देन आप एन में जाओ और मेनियंथस में लिखो हार्ड प्रेशर एमेलियोरेट प्लस प्लस प्लस, राइट। तो ऐसे अगर दवा भी याद आई तो भी आप उसको ढूंढ लोगे, अगर सिम्टम भी देखना तो भी आप ढूंढ लोगे। और अगर आप आज से शुरू करो, डे 1 से, जब आप कॉलेज से जाओगे तो आपकी एक पूरी पर्सनल नोटबुक रेडी होएगी जिसमें आपका क्रक्स होएगा। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको टच करेगी वो कहीं ना कहीं, क्यों टच करेगी, वो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है, राइट। अब जैसे आप सीनियर्स पढ़ते हैं पाठक की रिपर्टरी, वो पाठक की रिपर्टरी क्या है, डॉक्टर पाठक की कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है जो उन्होंने अपने लिए किए थे। जबरदस्ती वो रिपर्टरी प्रिंट करवाई गई उनके फ्रेंड्स ने, सभी ने मिलके, और आज वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड ए पर्सनल मटेरियल मेडिकल नोटबुक, डोंट कॉपी, क्रिएट इट, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को, वो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी रेमेडी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हमें इतना सारा याद नहीं रख सकते, राइट। लास्ट में है केस बेस्ड जो लर्निंग होती है, राइट। सो ये सीनियर्स के लिए,
कि मटीरिया मेडिका इज नॉट अ बुक, इट इज ए पेशेंट स्टोरी, सो ऑलवेज स्टडी विद द रियल और हाइपोथेटिकल केसेस। कोई रेमेडी पढ़ते हो, मैं हमेशा कहता हूँ डिस्कस करा करो कि ऐसा पेशेंट बोलेगा कैसे, कौन से वर्जन बोलेगा कि ये रूब्रिक्स लग सकते हैं उसमें, अगर ये चीज है ये कैसे एक्सप्रेस होएगी क्लिनिकली पेशेंट में। अगर आप उसको इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, अगर देख नहीं पा रहे हो, तो पेशेंट में नहीं देख पाओगे जब वो क्लिनिक में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ये ड्रिल्स पहले करनी है। सो आपके पास अभी साल 1.5 साल है इंटर्नशिप के टाइम, तो आप उस पर टाइम लगाओ, इस चीज को टाइम वेस्ट मत करो, इसको देखो। राइट, तो देखो कि विच रेमेडी वुड फिट द पेशेंट इनर वर्ल्ड, व्हाट इज द सेंट्रल डिस्टर्बेंस, ये क्या ये प्लांट है, मिनरल है कि एनिमल है, ये कौन सी फैमिली की बात कर रहा है, ये सारा कुछ सुनना शुरू करो। राइट, क्यों जरूरी है ये? बिकॉज द मटीरियल मेडिका कम्स अलाइव ओनली व्हेन इट वॉक्स इनटू योर क्लिनिक इन द फॉर्म ऑफ द पेशेंट। जब वो चल के आएगा आपके पास पेशेंट, वो बिल्कुल सब अलाइव हो जाएगा। और अगर आपने उसको पहले से नहीं देखा हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मिस करना शुरू कर दोगे। देन लास्ट, ऑलवेज आस्क, नेवर अज्यूम। राइट, रट्टू तोते मत बनो, बी लाइक ए डिटेक्टिव। क्यों, कैसे, क्यों हो रहा है, क्या, फॉर एग्जांपल किसी भी रेमेडी में ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है रेमेडी, इसमें ये चीज क्यों हो रही है, इसमें बर्निंग क्यों, उसमें क्यों नहीं है, दोनों सेम फैमिली की हैं, इसमें ऐसा है उसमें क्यों नहीं है। राइट, अगर आप ऐसा देखना शुरू करोगे, यू विल फाइंड something very very peculiar about that remedies. So why that remedy have that symptom, why does it affects that organ, why does it behave in that way, right? What is the compensatory mechanism, what is the biological logic behind it, कि ऐसा सिम्टम आ क्यों रहा है उसमें, अगर ये चीज हो रही है तो हो क्यों रहा है। सो बेलेडोना क्यों पथरी निकालती है ब्लैडर की, क्योंकि वो सर्कुलर मसल पे काम करती है, तो उसका कारण है। तो उसके बायोलॉजिकल रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करो, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लिनिक में सब कुछ कर सकते हो। सो बी लाइक ए डिटेक्टिव, राइट, जो बिल्कुल देखता है, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज बॉर्न फ्रॉम क्रियोसिटी एंड नॉट मेमोरी। रट्टे से कोई काम नहीं आएगा, मेरी लिखवा लो बात, आप फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, फोर्थ आना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड क्यूरियस है कि नहीं। सो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए गुड होम्योपैथ इज द क्यूरियस माइंड। तो आपका माइंड क्यूरियस होना चाहिए फॉर बीइंग ए गुड होम्योपैथ, राइट। सो मटीरिया मेडिका इज नॉट ए लिस्ट ऑफ द सिम्टम, इट इज ए लिविंग बायोग्राफी ऑफ द plants, mineral and animal. To study it, right, to become a listener to the language of the nature and the stories of the survival. उसको सुनो बड़े ध्यान से। मूवमेंट जब आप सुनोगे उसको, तो आपको दोबारा से कहीं भी नहीं करना पड़ेगा। हम अभी अगुम्बा रेन फॉरेस्ट गए थे, ये वहां की पिक्चर है। इसमें जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं उसका क्या नाम, उसका, यार ऐसे मत कर यार, अभिमन्यु सर। अभिमन्यु, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, राइट। एक सॉन्ग भी है, अधूरा ज्ञान, सुन के देखना, राइट। सो अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था, जाना आता था आना नहीं आता था, ले डूबा वो, काल चक्र बना वो, राइट। सो आपको भी अभिमन्यु नहीं बनना है। आपको, अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है अपने सिस्टम का, अपनी मेडिसिन का, अपने लिटरेचर का, राइट, अगर आप उसको अच्छे से नहीं जानते हो, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द टाइम कि आप फॉर एग्जाम्पल कि उसको जो भी पढ़ो, जिस स्पेस में भी पढ़ो, पेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमसे इतनी रेमेडी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट ही नहीं। जो नेचर ने आपके थ्रू लेना है काम, वो ले लेना है, अगर आपने डेडिकेटेडली किया है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी पेस पर जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि दोबारा से आपको उसकी रेफरेंस के लिए जाना ना पड़े। और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी मैं आपको एक कोई अपना सैंपल भेज दूंगा कि उसको कैसे नोट्स बना के रखो कि आपको दोबारा से उसको रीड ना करना पड़े। अब ये भी अलग अलग है, मैं सुस्ती हूँ, लेजी हूँ, तो इसलिए मैं नोट्स बनाता हूँ। मेरे एक टीचर थे डॉक्टर चौधरी, वो बोलते होते थे कि किसी बुक को अंडरलाइन ना करो, क्योंकि आपको अगली बार दोबारा से वो पढ़नी पड़े। पर मेरे में वो हिम्मत नहीं है, तो मेरे लिए वो सच है, उनके लिए वो सच था। मैं उसके नोट्स बनाता हूँ कि मुझे दोबारा से वो सारा ना पढ़ना पड़े उस चीज को। तो इसको, ये बहुत जरूरी है, पूरा ज्ञान। तो जब दवा को भी पढ़ो उसका पूरा ज्ञान लो, पूरा पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो। जब पेशेंट को भी पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो, राइट। देन दैट विल हेल्प यू अ लॉट। वो सारा का सारा चेंज कर देगा।
एंड द लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये सब कुछ आप करोगे, राइट, तो जैसे जहां से मैंने स्टार्ट किया था, द लोटस, राइट, जिसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? पहला, मड कहाँ से होता है? चिक्कड़ में, राइट। चिक्कड़ क्या है? इट इज लाइक ए इग्नोरेंस एंड कंफ्यूजन। सो जब आप मटीरिया मेडिका पहले ओपन करते हो तो वो आपको ऐसे लगता है कि यार ये क्या गाचा वाचा सा है, वो चिक्कड़ की तरह लगेगा आपको, जिसमें समझ ही नहीं आ रहा आपको करना क्या है। सारे सिम्टम्स स्कैटर्ड पड़े हैं, प्रूविंग के कितने रूब्रिक्स पड़े हैं। इट फील्स लाइक मडी, इट फील लाइक ए ब्लरी, कि यार समझ ही नहीं आ रहा इसका करना क्या है, राइट। सो सबसे पहले उसको रेजिस्ट मत करो, ये समझो कि इट इज नेचुरल। वो सारा का सारा डाटा उसको वैसे ही रहने दो, उसको पढ़ो, पढ़ो वैसे जैसे मैंने आपको बताया। सो इसको आप लेके चलो, दिस इज लाइक ए मड स्टेज। उसके बाद उसी मड में से एक स्टेम निकलती है जो स्टडी होती है। सो लोटस स्टेम अराइज थ्रू द वाटर, ऑलवेज सीकिंग द लाइट, बाहर को आती है। सो सिमिलरली व्हेन यू कीप रीडिंग एंड कंपेयरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग बार बार, then you begin to rise above that confusion। जो मड है उससे आप बाहर आना शुरू हो जाओगे। सो द एफर्ट इटसेल्फ इज द नॉलेज इन द मोशन। जो एफर्ट कर रहे हो वो आपको नॉलेज की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे, राइट। उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद आएंगे लीव्स। उसके बाद आएंगे लीव्स। क्या है? लीव्स आर लाइक द अर्ली अंडरस्टैंडिंग्स, राइट। सो बिफोर द लोटस ब्लूम, लोटस पूरा ब्लूम करे, सबसे पहले क्या करती है? लीव्स सेपरेट करती है। तो हमारे लिए लीव्स क्या है? सो व्हेन वी स्टार्ट कनेक्टिंग रेमेडीज with the chemical constituents, with their plant strategies, with their survival strategies, with their mental themes, वो अभी इनकम्प्लीट है, मगर फिर भी वो अंडरस्टैंडिंग एक सरफेस क्रिएट कर देगी आपकी, जहां पर आप उस रेमेडी को जानना शुरू कर दोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेज आएगी? उसके बाद स्टेज आएगी जब ये बड बनेगा। ये बड सारी पोटेंशियलिटी रखता है उस बीज की तरह, कि जो बीज अपने आप में एक वृक्ष को छुपाए रखता है, मगर उसके लिए चाहिए क्या? उसको चाहिए मिट्टी। अगर पत्थर पे गिरा वो बीज, वो किसी काम का नहीं है। सो पोटेंशियलिटी। सो बड इज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ द नॉलेज। सो जो लोटस बड है वो कैसा है? क्लोज है बट फुल ऑफ प्रॉमिस। So it is like a stage when you can see the shape of the remedy, but you haven't yet prescribed it confidently। आपको पता है सारा का सारा, पर अभी आप उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो। सो इंटीग्रेशन हो रही है यहाँ पर सारा, मगर अंदर सब कुछ चल रहा है आपके अंदर, आपको लग रहा है आप कर नहीं पा रहे हो, पर ऐसा है नहीं। सबकॉन्शियस में जितना आप पढ़ रहे हो, जो जो कर रहे हो, उसका एक प्रोसेस चल रहा है। वो लोटस खिलने का वक्त आ रहा है अब। सो इंटीग्रेशन इज हैपनिंग इनसाइड क्वाइटली। तब भी आपको लगता रहेगा यार नहीं हो रहा, यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बट लास्ट में वो होगा। इट इज लाइक ए ब्लूमिंग, like a clinical wisdom। When the lotus blooming in full, it is untouched by the mud। जब वो पूरी तरह से खिल जाता है, कोई मड नहीं होती है, कहते हैं पानी भी टच नहीं करता इनके लीव्स को, राइट। सो बिल्कुल ये मड से दूर होता है। मड मीन्स कंफ्यूजन। सो दिस इज व्हेन द मटीरिया मेडिका इज नो लॉन्गर जस्ट ए मेमोरी, इट फ्लोज थ्रू यू इन द प्रैक्टिस। आप पेशेंट को देखकर, उसकी आवाज सुनकर, उसके होने को, राइट। आपने अंदर गए तो आपने देखा कि पेशेंट के पैर में कोई चोट है, उसमें कितना सारा पानी निकल रहा है, तो आप उसको देख के लगेगा दिस इज गल कमाना, राइट। पेशेंट खड़ा खड़ा अगर सो गया, आपको देख के पता लगेगा यार दिस। तो वो जो आपकी नॉलेज है वो क्लिनिकली सारी एक्सप्रेस करेगी। वो लाइक ए लोटस, जैसे लोटस ब्लूम करता है ऐसे आप ब्लूम करोगे उस। सो यू सी द रेमेडी इन द पेशेंट एज क्लियरली एज यू कैन सी द फ्लावर अबव द वाटर। पानी के ऊपर जैसा फ्लावर है वैसे ही आप रेमेडीज की तरह देखोगे, राइट। सो keep this in your heart every time you struggle with materia medica, remember the lotus। don't curse the mud, without it there is no lotus blooming। उसके बिना कोई कमल नहीं खिलेगा। वो कंफ्यूजन जरूरी है, मगर अगर सही डायरेक्शन में आप चलोगे उसको, वही कंफ्यूजन आपको क्लैरिटी में ले जाएगी, राइट। एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो आप इसको करके देखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। So confusion is the very soil of the wisdom।
तो अगर आपको बच्चों कंफ्यूजन लग रहा है, सीनियर्स को भी लग रहा होगा, मुझे भी कई बार लगता है, और जो अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको तो बहुत कंफ्यूजन लगेगा। मुझे अपना फर्स्ट ईयर याद है कि हमें कुछ समझ नहीं आता होता था और हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, और सभी यही कह देते होते थे कि एलोपैथिक प्रैक्टिस कर लो, और मोस्टली टीचर्स तब एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमने करना क्या है इस सिचुएशन में। सो ये जो कंफ्यूजन है आपको, जो आपको आज लग रही है, यही कल को, ये आप इसको ऐसे लगो, ऐसे लेके चलो कि ये बीज रूप में है, यही वृक्ष बनेगा कल को। राइट। सो उस कंफ्यूजन को अपने साथ रखो, उसको शन मत करो, उस कंफ्यूजन को समझो कि ऐसा ही होता है। जब पहली बार म्यूजिक सुनोगे तो हाथ नहीं चलते हैं, पहली बार कार चलाओगे कभी भी हाथ और गियर नहीं चलते हैं, पहली बार में चपाती नहीं बनती है, पहली बार में कुछ नहीं होता है। पर when you keep on doing this again and again, again and again, persistence यहाँ बहुत important है। Persistence with the focus, with the direction, when you do that, then this condition, ये जो confusion है, वही soil बन जाएगी wisdom के लिए, और वहां पर सब बदल जाएगा, सब कुछ। आप इस मछली की तरह एक छोटे जार से बड़े जार में जाते रहोगे, और एवोल्यूशन आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा। समझे? यस सर। कोई क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? सो गए क्या सब? यस सर, बहुत अच्छा था, समझ आ गया। अरे तारीफ नहीं करनी होती यार। समझ आ तो गया? तारीफ करने लायक है तो सर से तारीफ तो करनी है। हाँ, मैं कहूंगा तो और करोगे ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तारीफ नहीं करनी। समझो बात को, पीछे समझो, अभी तो बताया मैंने, जी। स्ट्रेटेजी समझो। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, तो हम एक काम करेंगे अब, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इस ग्रुप में हैं, तो हम कुछ पॉलीक्रस्ट रेमेडीज ही करेंगे, और सीनियर्स जो हार्ट रेमेडीज तीन चार रह गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसको, और वो फर्स्ट ईयर को हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं। वी विल ट्राई कि हम वो पढ़ें। और यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एलन की नोट है, ट्राई करो, अगर एलन की नोट आपको पुरानी मिलती है तो, जो पुरानी वाली है, राइट। पुरानी और नई में फर्क क्या होती है? जो नई वाली एलन की नोट है वो अरेंज्ड है, राइट। पुरानी वाली की नोट एलन ने अपने एक्सपीरियंस से लिखी है। सपोज अगर मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखना है, मैंने किसी केमिकल के बारे में लिखना है, मैंने कुछ दवा के बारे में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं हमेशा जो उस दवा का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है सबसे पहले लिखूंगा, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट उससे बाद लिखूंगा, ऐसे करते करते मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। सो कैंट वैसे ही लिखी गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सबसे पहले है, मगर क्योंकि रीअरेंज किया गया, रीअरेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्गन सिस्टम किया गया, तो वो जो रेफरेंस है सिस्टम का वो खत्म हो गया। तो हमेशा आप जो दूसरा री रेंज है एग्जाम के लिए यूज करो, कोई बात नहीं, पर आपके पास जो ओल्ड एलन है वो जरूर होनी चाहिए रीड करने के लिए। आपको उसमें बहुत सारी रेफरेंसेस मिलेंगी कि पर्टिकुलरली एक तरह के सिम्टम को सबसे पहले क्यों एड्रेस किया है एलन ने। वो इसलिए किया है कि वो उस दवा की जान है। सो ये आप माइंड में रखना उसको, राइट, पढ़ते हुए। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। चलो, यस। चलो अब हम चलते हैं, अगले थर्सडे मिलेंगे। अगले थर्सडे हम नक्स स्वामिका को एड्रेस करते हैं, राइट। और रोमिता, हमने हार्ट रेमेडी में से कौन सी करनी थी? सर एज एडोनिस एडोनिस। एडोनिस। ठीक, ठीक है, चलो एडोनिस हम करेंगे, और ओवरऑल हम करेंगे। प्रभजोत सर पहुंच गया एक तुम? हाँ हाँ, बोल। हेलो। हाँ, हाँ जी सर। वो पहुंच तो गया। बस ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰ, ਬੋਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। नहीं बोल रहा, फिर क्या बास्ती से गया?
डिस्टरबेंस आ रही थी सर आले दुआले। कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ जी कोई सर। गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। हाँ इनकंसिस्टेंट रमित, स्टूडेंट है सर मैं बहुत ज्यादा। है बच्चे? मैं क्या मोस्ट इनकंसिस्टेंट बच्चा सर। चल कोई गल नहीं, फिर की रिया ते है नाल। हाँ जी सर। हाँ, की टाइमिंग्स पता ਦਾ मैं ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ मैं ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। हाँ जी सर। ਪਰ ਸਭ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ। हाँ जी सर। ਡਾਟਾ ਕਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ हाँ जी ਚੀਜ਼ सर। ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, बिल्कुल सर। your direction of understanding, your depth, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ बिल- ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। when you are moving in the right direction, how slow you go, how inconsistent you are, still you will reach, late ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, हाँ ਰਾਈਟ? जी सर। ਸੋ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਲਓ ਤੇ ਉਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। so this is very important, the direction should be in a right direction according to the person specifically। बिल्कुल सर। हाँ रोमित है? सर मैं कह रही थी कि सर फैमिली से स्टार्ट कर लें लॉगिन